ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे। हर जुमे को आपकी हम कॉल्स लेते हैं। उमूमन कॉल्स इस बारे में होती हैं कि इस मुल्क का क्या होगा, ये निज़ाम कब ठीक होगा, हमारे हुक्मरान कब सुधरेंगे, हम ख़ुद कब सुधरेंगे। आप हमसे पूछते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में ये बिल्कुल मार्क करना ज़रूरी है कि पिछले 24 घंटे में जो एक सेंटिमेंट हमने देखा है अपने मुल्क में, अपने पड़ोसी मुल्क में, दुनिया में, उसे भी जहन में रखना ज़रूरी है। अरशद नदीम ने जो तलाई तमगा जीता ओलंपिक्स में, वो एक हैरान कुन जीत थी और बहुत सारे लोग उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। पाकिस्तान में, भारत में उनके जो कोच हैं सलमान बट, उनको मुबारकबाद। उनकी वालदा का बयान सामने आया है और फिर उनके जो सबसे बड़े मद्दे मुकाबिल और जो हरीफ हैं, दोस्त भी हैं, चोपड़ा साहब, नीरज चोपड़ा, उनकी वालदा का भी एक बयान सामने आया है। एक सेंटिमेंट ज़बरदस्त क्रिएट हुआ है पिछले 24 घंटे में कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन अपनी जगह पे, लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया कि कारकर्दगी की बुनियाद पे जिसका जो हक है उसे मिला। दोनों माओं ने क्या पैगाम दिया, उसकी एक झलक। मेरे बेटे ने माशाल्लाह पाकिस्तान का मेडल जीता, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। हार जीत तो अपने किस्मत की होती है। नहीं, जब तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर की गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका गया, वो भी मारा लड़का जो मेहनत कर सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना, खुश है जमा, पूरे खुश। तो वसत साहब, भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया हो, कल उनकी तवक्को थी, उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ था कि नीरज जीतेंगे, लेकिन जब अरशद की जीत सामने आई तो वहाँ पे भी बहुत सराहा गया। जो कमेंट सामने आए हैं इनकी फैमिली के भी और भी लोगों के, वो रिवायती जो होता है ना इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, वो इस दफ़ा देखने में नहीं आई और एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना कि स्पोर्ट्स के थ्रू। अच्छा, अरशद और नीरज के जो वो है हवाले से अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान वो फिट इन नहीं होता। वो क्रिकेट में तो फिट होता है, एक उससे पहले हॉकी में फिट होता था कि जी राइवलरी है और जीतना है या हारना है, वट। ये अजीब ही जोड़ी है इनकी, नीरज की और अरशद की। टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी यही था कि एक जीता, दूसरा नहीं जीत सका, लेकिन उस ज़माने में भी यही था कि यार उसके बावजूद ये दोनों दोस्त हैं। बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री। अच्छा, ये सिर्फ खेल के मैदान तक नहीं है। अगर आप रियलिटी शोज़ देखें इंडिया के, जो बच्चों के म्यूज़िक के या डांस के, वो बच्चे शदीद कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे, लेकिन एक दूसरे की मदद करने के लिए आउट ऑफ द वे जाते हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो 2000 के बाद की जो नस्ल है, ये हमारे जहनों में जो एक गंद ठूंसा गया पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, और एक नैरेटिव, मसनूई नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की, वो हमारी हद तक तो ठीक है। ये जो नई नस्ल है, इसको जिस तरह री इंटरप्रेट कर रही है, तो अरशद और नीरज उसका एक नया मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल सही है, वो उसकी एक अलामत है। अच्छा, इसी तरह आप क्रिकेट में देखें आप, जैसे विराट कोहली है या बाबर आजम वगैरह, कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जी वो हार गए, वो जीत गए, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो हमने देखा कि यहाँ भी मियाँ चुन्नू जो उनका शहर है, उसको अरशद नदीम ने मैप पे डाल दिया और उसके बाद हमारे जो सियासी कुव्वतें हैं वो भी हरकत में आईं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने उन्हें कॉल किया, मुबारकबाद दी, 5 करोड़ का ऐलान किया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि 5 करोड़, उन्होंने 10 करोड़ का ऐलान किया। और अभी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर गफ़ार बता रहे थे कि अरशद की वापसी कल मुतवक्के है लाहौर में और प्लान है कि शायद उन्हें शहर घुमाया जाएगा, उन्हें मज़ीद रिस्पेक्ट दी जाएगी और वो डिज़र्व करते हैं, फुली डिज़र्व करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने ज़ोर पे ये किया। मेरे हिसाब से एक सबक है कि हमें से जो लोग मायूस रहते हैं हर वक्त कि जी कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो सब कुछ मुमकिन है। अगर हिम्मत हौसला नहीं है तो फिर आप रियासती सरपरस्ती का रोना रोते रहें। हाँ, वो तो ना मिली है,
ना कभी मिलेगी। हॉकी टीम का आप हशर देख लें, अब मतलब सिवाय क्रिकेट के हमें हालिया पिछले 30-40 साल में कोई ऐसी मिसाल नहीं नज़र आती कि रियासत ने या जो स्पोर्ट्स के उनके इदारे हैं, बल्कि वो जो हैं वो एक तरह से खांचे हैं कि जिसमें खिलाड़ी तक सबसे कम पहुंचता है, उससे ऊपर की जो गिद्ध हैं वो हिसाब किताब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि भूत और सरकारी सरपरस्ती ये महज वहम है, इससे निकलें और अपने बलबूते पे ये मिसाल अपने आप को मनवाएं। तो एक मरतबा फिर सबको, कौम को, अरशद को, अब हम आपकी कॉल्स लेते हैं। आप अगर कोई तबसरा करना चाहें, कुछ कहना चाहें, प्लीज़ हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं कराची से राहिल अशर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी राहिल साहब। अच्छा, आपने तो खैर माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंट्रो दे दिया, क्योंकि वाकई ये एक आज़ादी का इससे अच्छा तोहफा पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं था जो अरशद ने दिया, अरशद नदीम ने दिया है। और माशाल्लाह 1984 में मुझे याद है कि उस वक्त जब लॉस एंजलिस ओलंपिक हुए थे तो मंजूर जूनियर की सरवाई में हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और वो तो तकरीबन कोई अर्ली मॉर्निंग थी। जी हमें भी याद है, रात को देर तक जाग के देखा था हमने वो मैच। बिल्कुल जी। और देखिए उस वक्त भी पाकिस्तान का माशाल्लाह कौमी तराना अमेरिका में लॉस एंजलिस में पढ़ा गया, गूंजा, और अब इस वक्त हमारा फ्रांस पेरिस में गया। देखिए जी, एक चीज होती है, ये जो होते हैं ना गेम्स, ये पाकिस्तान की आवाम को एक कर देते। देखिए छोटी सी खुशी होती है। एक खुशी थी कल, आपको हमारे घर में समेत मुझे उम्मीद है पूरा पाकिस्तान कल इनकी वो जो फाइनल था वो देखने के लिए बैठा हुआ था और जाग रहा था और दुआएं कर रहा था। और अल्लाह ताला ने दुआएं सुनी, इनकी वालिदैन की, पूरे पाकिस्तान की कौम थी कि इन्होंने हमारा सर 14 अगस्त से पहले फकर कर दिया। और अब हमारे पास एक माशाल्लाह एक और लेजेंड आ गए हैं जो उनके नाम पे गोल्ड मेडल हो गया है। मेरा मतलब समझ गए होंगे, एक और लेजेंड पाकिस्तान में आ गए जिन्होंने माशाल्लाह ओलंपिक जीता है। तो भाई मेरी तरफ से आपके प्रोग्राम के वसीले से मैं इनको, अरशद साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि जी आपने प्राउड ऑफ यू कि आपने हमारा सर एज अ नेशन पकड़ से बुलंद कर दिया। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और बेइंतहा तरक्कियाँ दी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है। शाहाद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले अरशद नदीम को और पूरे पाकिस्तानियों को, एक को, उनकी पूरे घराने को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इसी तरह हर मैदान में हमें तरक्की अता फरमाए। और ये हमारी दुआ है और हमारी तरफ से फिर भरपूर मुबारकबाद। लेकिन एक वर्ड उसने बहुत अच्छा दोनों ने इस्तेमाल किया कि हम एशियन हैं, और यही लफ्ज जो होता है ना, यही अगर सबकी समझ में आ जाए कि हम लोग एशियन हैं, तो उससे आपकी तरक्की, उससे आपस के झगड़े फसादात सब खत्म होते हुए डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। एक वर्ड से सिर्फ ये एक वर्ड होता है। दूसरा, एक सेकंड में आप बोलूंगा तो मुबारकबाद का और इसका सारा था। दूसरा, एक बांग्लादेश के उस पर कमेंट्स करूंगा। बांग्लादेश में जो हुआ है, तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरान के लिए एक दरख्वास्त करूंगा कि अगला गिरे पिछला होशियार हो जाए। और अब भी होशियार नहीं हुआ तो फिर आगे अल्लाह मालिक है। और फिर मुबारकबाद। जबरदस्त, शुक्रिया। नवाब जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सर। जनाब। सर एक तो ये मुबारकबाद अरशद नदीम साहब की जो जी ये इन्होंने जीता मेडल पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह जी। दूसरा सर एक छोटी सी था, ये जो शारा फैसल पे एक पुल है हमारा नाता खान कोट के करीब। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर ये आए दिन इसकी जो है ना मरम्मत का काम जारी रहता है और इतना मसरूफ तरीन है, सारे VIPs और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्लो रहता है ट्रैफिक का। और पीक आवर में तो सर इस कदर रहमत होती है यहाँ पे कि एक एक गाड़ी रिंग कर निकलती है, और ये हर तीसरे चौथे महीने में ये होता है। अच्छा, ये पुल जब बनाया गया था तो इसकी मेन वजह ये थी कि नीचे से एक सर्कुलर ट्रेन इधर गुजरती थी, सर्कुलर कराची रेलवे के हिसाब उस हवाले से। अब चूंकि वो सर्कुलर रेलवे बंद हो गई है और आगे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल वो पेपर में जब हाई कोर्ट कहती है तो फिर कागजात में कुछ तलातुम महसूस होता है, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। तो सर एक मेरी सिर्फ उसमें गुजारिश ये थी, ट्रैफिक पुलिस है या जो भी है, अगर इस पुल को
बराबर कर दे हम, एक मतलब अब इसकी इफादियत नहीं रही। तो सर इसको अगर बराबर कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है, ज़बरदस्त, शुक्रिया। अच्छा, वकास अशरफ साहब हैं, कहाँ से? लाला मूसा। लाला मूसा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। शाहजेब साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी जी फरमाइए। जी, पहली बात तो ये हमें बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान का जो हमारा भी समझ लें कि ओलंपिक्स में चलें, एक बंदा जो ऐसा है कि हमारा भी नाम बोला जाएगा पूरी दुनिया में, इसकी हमें बहुत खुशी है। जी जी। और उसके अलावा जो अभी हम यही सुन रहे हैं कि नसीम अरशद के बारे में बहुत इनाम की ये मतलब उन्हें अनाउंसमेंट हो रही है, तो अल्लाह करे ऐसे उनको मिले भी, यही हमारी दुआ है, ताकि मजीद उनका इससे हौसला और बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, लाहौर से हैं शाहनवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी शाहनवाज, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम सलाम, फरमाएं। सर अभी मेरा ख्याल वकार साहब शायद लाइन पे हैं। हो गई बात, हो गई उनकी, अब आप लाइन पर हैं, बताएं क्या अच्छा कहेंगे। जी। हाँ सर मैं एक छोटी सी बात पूछना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा और आपके लिए कोई वजीर कानून हम लोगों का कोई है? अगर कोई है वजीर कानून पाकिस्तान में, मेरे और आप जैसे जो लोग हैं, तो वो ज़रूर बताइए। यहाँ पे गरीब आदमी के लिए कोई कानून साजी नहीं है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? और लोग देखें कचहरियों में रुल गए हैं लोग, और ये सब लोग आपस में कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, और आम बंदा जो है वो रुल गया यहाँ। ओके ओके ओके, ठीक है, यही बात कहनी है। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओके, बुनियादी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमीर लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी साथ के चैनल में ये चौथी कॉल है। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो बात करना चाहता हूँ तो कभी कभी डर भी लगता है क्योंकि डोमिसाइल थोड़ा कमजोर है हमारा। नहीं नहीं, इधर इधर डोमिसाइल ठीक है आपका, आप अपनी बात करें, संभल के करें। हाँ, असल में जो आपने इंट्रो में बात की, हो सकता है उससे तो बात मैं न कर सकूं, मगर कुछ चीजों पे बात रखना चाहता हूँ। और बात ये थी कि जब इस्लामाबाद में मारंग का धरना हुआ था तो उस वक्त भी उनके साथ नारवा सलूक किया गया था। और अभी भी जब उनका जो बलोच यकजहती कमेटी का जो प्रोग्राम हुआ था उस पे भी उनको प्रॉक्सी बोला गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया। ठीक है, मगर अगर रियासत की तारीख को देखें तो ये प्रॉक्सीज, ये तंजीमें तो नहीं रही, ये तो खुद रियासत ही रही है। वो डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत और ईरान में उनके खिलाफ आपने अड्डे दे दिए, नजीब की हुकूमत के खिलाफ आप प्रॉक्सी तौर यूज हुए, वार एंड टेरर के खिलाफ आप प्रॉक्सी तौर यूज हुए, और जब महकूमों की तहरीक उठती है प्रॉक्सी तौर आप यूज होते हैं, और महकूमों की तहरीक उठती है उसको प्रॉक्सी तौर बोलते हैं। ठीक है, इनको ये याद रखना चाहिए। आज 9 अगस्त है और आज शहीद नजीर अब्बासी का दिन भी है। आपने शहीद नजीर अब्बासी को उठाया, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, मगर आज तक उनकी बरसी मनाई जा रही है। उनका आवाज बुलंद है, तो उनके आवाज को आप दबा नहीं सकते। आखिरी बात जो आपने बोला था बंगाल के हवाले से, तो बीइंग ए शागिर्द की हैसियत से मेरा सर झुक रहा है मुजीब के आगे और रविंद्रनाथ टैगोर के आगे, उनके आगे शर्मिंदा हूँ। इतना ही बात करनी है। ठीक ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक। अम्माद खान साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो एक तो कल जो हमारे खिलाड़ी ने जीता है ओलंपिक का, पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद, आप सबको भी। ये बड़ा खुशी का लम्हा था हमारे लिए, डेफिनेटली बहुत अरसे बाद ऐसी कोई खुशी की खबर सुनने को मिली, तो सबको बहुत मुबारकबाद। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है बेसिकली एक तारीख के मुतालिक, क्योंकि वसतुल्लाह खान साहब इस बारे में लिखते भी रहे हैं। ये जो बांग्लादेश में हुआ है, ये तो मतलब किसी हद तक समझने वाली बात है, कि समझ में आने वाली बात है कि
हसीना माजिद के खिलाफ जो कुछ हुआ, लोग बहुत गुस्से में थे और व्हाट एवर हैपेंड। लेकिन एक चीज जो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, शायद नुसरत साहब इस पर को रोशनी डाले, तो शेख मुजीबुर रहमान का जिस तरह मुजस्मा उनका गिराया गया, उनके खिलाफ जो नफरत का इजहार कर रहा है। आज से 8-10 साल पहले जब मैं स्वीडन में PhD कर रहा था, मुझे पता है कि मेरे जितने बांग्लादेश के दोस्त थे वो तो रो पड़ते होते थे जब शेख मुजीब का जिक्र करते होते थे। they really love him। जैसे हमारे लिए हमारे बानी है या इंडिया वालों के लिए गांधी के उम्मीद के लिए थे। तो ये फेनोमिना क्या है? ये क्या आप लोग जो तरीक़ अलम रखते हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये सिर्फ बबल था जो मोहब्बत थी? नहीं, अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कैसे बाहर के लोगों के लिए शॉकिंग है कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। बेसिकली तारीख़ी तौर पे अगर आप देखें तो बंगाली जो हैं वो हुर्रियत पसंद लोग हैं, और 1905 में जो तक़सीम बंगाल हुई थी उसके ख़िलाफ़ जो एजिटेशन वो देख लें। उससे पहले अंग्रेज़ों ने वहाँ के पूरे ज़राती सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ उसी ज़रात की इजाज़त दी जो कि मैनचेस्टर की मिलों के लिए कारआमद थी। उस वक्त भी बंगालियों ने रेजिस्ट किया था। फिर आपने देखा कि 1942-43 में जो एजिटेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी, और फिर उसके नतीजे में जो कहत पड़ा बंगाल में, बंगाल को फिर भी नहीं झुकाया जा सका। फिर आप जज्बाती होने की मिसाल दे रहा हूँ। ये लोग वो हैं जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी 1940 में। मौलवी फजलुल हक बंगाली थे, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी अगर वो ना होते तो ईस्ट बंगाल मशरक़ी पाकिस्तान ना बनता, पॉसिबल ही नहीं था। उनकी कोशिशों से बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना और बहुत पुरजोश हिस्सा बना। उसके बाद जब अक़लियत मगरबी पाकिस्तान की 44%, उसने 56% को जब डिक्टेट करना शुरू किया तो ग़ालिबन उन्हें बंगालियों की हिस्ट्री का शायद उतना इल्म नहीं था, और वो बंगाली जो हैं वो समझ ही नहीं सके कि ये कैसे कह सकते हैं कि आप बंगला छोड़ के सिर्फ उर्दू में बात करें। क्यों भाई बात करें, हम तो 5000 साल से बंगला में बात कर रहे हैं, और उर्दू हम राब्ते की ज़बान के तौर पे तो देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं। उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, बंगाली ये रेजिस्ट किया, फिर भी हम नहीं समझे। फिर 1 यूनिट का जो किस्सा है वो भी शायद आपके जहन में हो कि 56% को उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, फेडरेशन का मामला है तो हम मर्ज होते हैं, मगरबी पाकिस्तान बनाते हैं चारों सूबों का। आप चूँकि मेजॉरिटी में हो तो आप ऐसा करो, अपने 6% माइनस कर दो तो हम 50-50 पे जो है वो फेडरेशन बनाते। बंगालियों ने ये तक मान लिया। शेख मुजीबुर रहमान की आपने बात की। शेख मुजीबुर रहमान यकीनन उनके बाबा बांग्लादेश हैं, लेकिन आते ही उन्होंने 1 पार्टी सिस्टम कायम करने की कोशिश की। सिमिलरली जो बाद में उनकी बेटी जो है उन्होंने नक्श कदम पे चली, तो उसका नतीजा ये हुआ कि अगस्त 75 में शेख साहब को जो भी अवेलेबल मेंबर था उनकी फैमिली का उनके घर में ख़त्म कर दिया गया। इससे आप बंगाली मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फ़ौजी डिक्टेटरशिप आए, वो भी नहीं चल सके, एक के बाद एक आता रहा। तो ये बंगालियों का मिजाज है। तो मैं अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखूं तो मुझे जो कुछ भी वहाँ हो रहा है कोई हैरत नहीं है। आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं, उनसे सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी गर्दन पे सवार होके उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। हिस्ट्री का सबक ये है। एक ब्रेक ले लें। तो आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं, पिंडी और खुशाब भी जाएंगे, लेकिन पहले लाहौर जहां से सीमाब फातिमा हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैंने असल में बात करनी थी स्पोर्ट्स के बारे में कि जैसा कि हम पाकिस्तानी होने के नाते बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि अरशद नईम ने जो है ना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे ये लगता है कि हमने क्रिकेट पे ओवरली फोकस किया हुआ है और बाकी हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिहाज से, तो हमें उन पे भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। पिंडी से हमारे साथ हैं ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। आज किसके साथी कोई नहीं, वसतुल्लाह खान साहब। वसतुल्लाह खान आज किसके साथी किधर गए? हाँ, ज़रार छुट्टी पे हैं, वो पीर से वापस दस्तयाब होंगे। इसका नाम क्या है ये जो आपके साथ हैं, जो दूसरी आवाज़ आ रही है? जहीर हसन नाम है मेरा। नहीं, आपका तो आ गया। वो जो पीछे से जो बोल रहा है उसका नाम क्या है? मैं जिला रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। ओहो, चलें ठीक है, बात चलें, अपनी बात करें। अच्छा खान साहब, आपका प्रोग्राम तो मैं 2-3 दफा पहले भी इंटरव्यू हुआ हूँ और आपका प्रोग्राम बड़े अच्छे से देख रहा हूँ। आप अंधी दुनिया और बहरी दुनिया को दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अंधों को आंखें देने की कोशिश कर रहे हैं, बहरों को कान देने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन का मसला हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कहीं और जुल्म हो रहा हो, तीनों भाई बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। ना इनके ज़मीर जाग रहे हैं इस दुनिया के। मुझे तो अफसोस ही हो रहा है, हर प्रोग्राम में आप इनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से ये दुनिया जाग जाए। अब तो फलस्तीन और कश्मीर को तो मैं भूल ही गया हूँ। मेरी 70 साल उम्र है। पाकिस्तान के हालात ये हो चुके हैं कि गली मोहल्ले में जराइम हो रहे हैं। नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। कुछ मंशियात में लग गए हैं, कुछ और जुर्मों में लग गए हैं और अवाम बटी हुई है। कुछ नून, कुछ मीन, कुछ सीन, कुछ मैं कहता हूँ कि अवाम को एक दूसरे अवाम का भी ख्याल नहीं है। लीडरों को तो छोड़ ही दें ना, लीडरों को तो छोड़ ही दें। लीडर तो अपने मफाद के हैं। हम लोग ये जो मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ अदारे हों या सियासी जमातें हों, ये तो मुझे ऐसे 70 साल में ऐसे नजर आ रहा है जैसे इंसानी रूप में भेड़ी हैं। इनको इंसानों की कोई नहीं है बिल्कुल कदर कि इंसान क्या हो रहा है। यार मेरी तरफ से आप तीनों भाई हाथ जोड़कर इन लीडरों को, इन अदारों को कहें कि खुदा के वास्ते आप खाली हाथ जाएंगे, यहाँ ये सब कुछ इस दुनिया में रह जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ आप कर रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर इनको कहें कि अल्लाह का वास्ता है अपनी कौम का ख्याल करें। कौम कुछ महंगाई में मर गई है, कुछ मंशियात में मर गई है, कुछ और जराइमों में मर गई है। अदारे बिल्कुल सोए हुए हैं, अपने अपनी लगी हुई है, अपने अपना जो सना है वो उनको तो ख्याल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। आपका असेसमेंट जो है बड़ा भरपूर किस्म का है और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी शहरी कम व बेश इसी तरह सोचता है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो अरशद नजीम भाई को मैं ढेरों मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। अच्छा, जितने अपना आप बात कर रहे थे ना पाक भारत ताल्लुकात के बारे में और देश के बारे में आप कर सकते हैं, मेरी तो जरूरत नहीं है, मेरे तो पर जलते हैं। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना सर, तनकीद जो है ना, तनकीद तो करते हैं सियासतदान, असेंबलियों में खुलेआम इदारों के सरबराहों के ऊपर भी तनकीद करते हैं, हर किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमारे तो शिकवे होते हैं इदारों से ना। जी फरमाइए, आप मुद्दे पे आइए। जी लेकिन बात यह है ना सर, हम अदालत के बारे में बात करें तो तौहीन अदालत हो जाती है, मुक्तदरा के बारे में बात करें तो गद्दारी का फतवा आ जाता है, मौलवी के बारे में बात करें तो कुफर का फतवा आ जाता है। तो हम लोग तो इतने इस हद तक मजबूर हो चुके हैं। आज आप क्या बात करना चाह रहे हैं वो उस पे आइए ना। आज बात ये करना चाह रहा हूँ सर कि दुनिया भर में एक असूल है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बदकिस्मती से वो हमारे मुल्क में नहीं। ठीक है, अभी आप देख लें कि परसों मेरे ख्याल है तैनात हुए हैं चेयरमैन FBR, जो गालबन पहले पावर डिवीजन में तैनात थे। जी। अब मुझे नहीं पता कि पावर डिवीजन में उनकी तैनाती गलत थी या चेयरमैन FBR के तौर पर उनकी तैनाती गलत है। ब्यूरोक्रेट की तैनाती तो किसी भी महकमे में हो सकती है ना, वो कोई देखिए सर, हमें 76 साल में अगर तबाह किया है ना तो ब्यूरोक्रेसी में तो ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर दें, क्या करें? नहीं खत्म नहीं सर, इनको दुरुस्त करें, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैंने पहले भी गुजारिश किया है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा हमारे हालात नहीं सुधर सकते। हमारे जो डिप्लोमेटिक हालात है ना सर, दुनिया भर में यही कहा जाता सकता है कि आप दुश्मन बदल सकते हैं, आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप देख लें पाकिस्तान के किस पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मिसाली ताल्लुकात कह सकते हैं। ठीक है, बस ये है हमारी नाकाम डिप्लोमेसी। दूसरी बात
आज जमात इस्लामी वालों ने धरना खत्म कर दिया, सुना है उनका आपस में मुआहदा हो गया है कि जी फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। सर मैं एक छोटे लेवल का बंदा हूँ, पावर से ही मेरा ताल्लुक है। हम भी जनरेटर्स वगैरह को डील करते रहते हैं, लेकिन छोटे जनरेटर होते हैं, 225 kVA का हो गया, 500 kVA का हो गया। ये हमारे जो जनरेटर्स होते हैं ये स्टैंड बाई होते हैं, लेकिन जब हम इनको एक्सेप्टेंस इनकी होती है ना, जब ये लगता है कोई नया सिस्टम लगता है, हम उसकी एक्सेप्टेंस करते हैं और उसको 70 से 80% लोड, उस पर आर्टिफिशियल लोड डाल के उसको चला के 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उसको हम चेक करते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट में सर ये जितने पावर प्लांट लगे हुए हैं ना, इनसे बड़ी आसानी से जान छुड़ाई जा सकती है फॉरेंसिक ऑडिट में। इनमें से कोई 10% कैपेसिटी पे चल रहा है, कोई 25% पे चल रहा है, कोई 20 पे चल रहा है, तो ये इस कैपेसिटी से ज्यादा डिलीवर करने की इनमें सलाहियत ही नहीं। ठीक है। या तो ये कहें कि 50 मेगावाट का जो प्लांट लगा हुआ है, ये 2 प्लांट लगे हुए हैं इकट्ठे एक्टिव स्टैंड बाई में, एक 12 घंटे चलता है, फिर दूसरा 12 घंटे चलता है। जब एक पावर प्लांट सर जब चल रहा होगा, आपने उसका लुब्रिकेंट भी चेंज करना है, आपने उसका एयर क्लीनर भी चेंज करना है, उसमें बैरिंग भी टूटने हैं, उसमें फॉल्ट भी आने हैं। शरीफ मलिक साहब आपकी बात आ गई। अब ये फोरेंसिक ऑडिट देखें अगर होने जा रहा है, इसको हो जाने दें, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बड़ा एक देरीना मुतालबा है कई साल से, फाइनली अगर गवर्नमेंट इस पे आगे बढ़ रही है तो लेट्स सी कि इसमें से निकलता क्या है। माना है उसने, आगे बढ़ना ना बढ़ना एक अलग बात है। हाँ, मान लिया। हाँ मान तो लिया। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ कराची से, वो तो आपने बता ही दिया है। जी जी दो छोटी छोटी बातें करनी थी। एक तो अरशद नदीम ने जो काम किया है, वो तो कई सालों बाद जो है वो गोल्ड मेडल लिया, ये बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उससे बड़ा काम मेरी नजर में ये हुआ है कि पाकिस्तानी कौम कम से कम 1-2 दिन के लिए जो है मुस्तैद हो गई है इस एक बात पर मुबारकबादी देने में और दूसरे मामला में। अच्छा माहौल हो गया ना मुल्क में। हाँ, और अभी वो 14 अगस्त भी आ रही है, कह रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, और फिर हम मुहिब्बे वतन हो गए सारे पाकिस्तानी ना, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा दूसरी बात ये कहनी थी कि सर ये पाकिस्तान जो है 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि ये ओलंपिक गेम होते हैं जब, ये छोटे छोटे मुल्क जो है सर, ये 20-25-50 लाख की आबादी के मुल्क, ये कई गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई खेलों का कोई महकमा है भी कि जो इनको ट्रेनिंग करे लोगों को। 25 करोड़ की आबादी में जो है हमने कोई 40 साल के बाद यार एक मेडल जीता है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, पहली दफा जीता है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं यार दुनिया के मुकाबले में, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, सवाल जायज़ है। हाँ, और उम्मीद करें कि अब इसके बाद कोई तवज्जो, ट्रैक एंड फील्ड का स्पोर्ट जो है, इन बेचारों के पास तो कोई जगह ही नहीं थी। क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो शायद हमारे हुक्मरानों को ख्याल आया कि इस तरफ भी तवज्जो दें। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर आकर आपकी मज़ीद कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक। माजिद रफ़ीक मिनहास साहब हैं लाहौर से। जी सर। हेलो, इस लाइन में मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। जी जी, आवाज़ आ रही है माजिद साहब? जी आ रही है आवाज़, कम आ रही है लेकिन आ रही है। अच्छा, आप ऑन एयर हैं, अपनी बात रखें। जी जी ऑन एयर। बताएं, बोलें। अच्छा सर मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए इनपुट दे रहे हैं हम पाकिस्तान की सलमियत के लिए ना, कि पाकिस्तान को बेहतर कैसे किया जा सकता है। जी जी। तो सबसे पहले तो सर बात ये है कि हमें जो भी इदारा है ना, वहाँ पर हमें एक डेटरेंस कायम करनी पड़ेगी। जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है ना, उसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा। ओके। मैं अगर स्टूडेंट दौर से लेता हूँ और अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, तो मैंने देखा है कि मैंने आज तक कभी किसी को उस सेंस में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जो है ना, किसी को सजा होते नहीं देखा। तो जब मैंने किसी को सजा होते नहीं देखा, तो एक मुआशरे में एक परसेप्शन है कि आप जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। तो यही चीज जब टेंस करती है टुवर्ड्स द पॉलिटिशियंस, तो हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस, हमने देखा बहुत सी लेबल तो नहीं पे लगता ना, उन्होंने करप्शन की, हालांकि बहुत सारे महकमों में हर जगह पर, इवन कि हमारी सोसाइटी जो गली में जो एक रेडी बान है वो भी करप्शन कर रहा है, वो अपनी हस्बे तौफीक करप्शन कर रहा है। और हमारी एक ग्रोथ ये हो चुकी है, हमारी एजुकेशन ये है कि जब तक हम खुद जाती तौर पर डिस्टर्ब नहीं होते, हम उसको हटाते नहीं है या किसी दायरे को कंप्लेंट करना मुनासिब नहीं समझते। तो उसमें जो एक हमें एक लेसन मिल रहा है ना, वो ये है, उसका जो आप कह लें
कि वो हमें यकीन ही नहीं है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हमें उस इदारे से या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या मुश्किल होगी। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, लेकिन मैं एक लुब्बे लबाव ये बताना चाहता हूँ कि हमें वेरी शॉर्टेस्ट टाइम में एक चीजों को प्रैक्टिकली ये बताना पड़ेगा पब्लिक को कि ये इदारा अपना काम कर रहा है। आजकल लोग नजर आ रहे हैं सड़क पे खड़े, वो बेचारे पानी वो उसे साफ कर रहे हैं माल रोड पे। तो या ऐसे 1 साल पहले किधर थे? मुलाजिम तो उस वक्त भी थे ना, तनख्वाहें तो उस वक्त भी ले रहे थे। आज सख्ती हुई तो आपको काम करते नजर आ रहे हैं। जो ही थोड़ी सी उनकी कंसंट्रेशन गवर्नमेंट की लूज होगी, ये नहीं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हमारे महकमे में कि जो इटसेल्फ चलता रहे, जो मर्जी पॉलिटिशियन आए, जो मर्जी आईजी आए, जो मर्जी डायरेक्टर जनरल आए, जो मर्जी चेयरमैन आए, वो पॉलिसी नहीं चलती। पॉलिसी चलती है मैन टू मैन। ये होनी चाहिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। बस ये मेरा सिंपल बिल्कुल सही बात। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है जाहिर है कि उसके बगैर यही होगा कि जो भी बुनियादी चीज़ें की जा रही हैं वो हमें लगेगा कि ये कोई फेवर है, हालांकि ये फ़र्ज़ है। रूटीन में ही होना चाहिए। रूटीन में ही होना चाहिए। ठीक है, टाइम हमारे पास कम है, आगे बढ़ते हैं। कराची से हैं ज़ियाउर रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उसदुल्ला खान साहब से कहना चाहूँगा कि क्या हमारी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियाँ बांझ हो गई या ये फैकल्टी बांझ हो गई कि कोई लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं आ रही है ताकि इन मसाइल का लो। दूसरी बात जो है, मैं कराची में जो इंटरसिटी बसेस के नए मशरूम ज़्यादा नए जो है अड्डे कायम हुए हैं सदर में और कैंट स्टेशन पे, ये अचानक से ये सारी बसेस जो है ऑल द वे फ्रॉम सुपर हाईवे टू सदर जो है वो जा रही हैं और उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है रोड को, लेकिन लोकल किसी जो है ना पैसेंजर को वो सर्व नहीं करती हैं। तो ज़रा इसकी तरफ तवज्जो करो। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, ठीक है। उसकी तरफ तो जो सुन रहा है वो तवज्जो करे हुकूमत की तरफ से। ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं, मुझे लगता है कि जो मौजूदा जो पीढ़ी है उससे उनका ताल्लुक़ है और इनका ये कहना दुरुस्त है कि जो तालीमी इदारे हैं बिलखुसूस यूनिवर्सिटियाँ वो बांझ हो गई हैं। इल्म साजी के हवाले से भी बांझ हैं और वैसे जो आपने बताया कि जी लीडरशिप की जो ग्रोथ होनी चाहिए, नर्सरियाँ होती हैं यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ भी खुशका उगड़ झाड़ झनकार ज़्यादा देखने में आ रहा है। ये बात दुरुस्त है और पिछले 45 साल में ये चीज़ गंभीर हो गई है जब से स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे पाबंदी लगी, ये कह के जी के ये तशद्दुद को हवा देते हैं तालीमी इदारों में। मेरी जो नस्ल है वो गालिबन आखिरी नस्ल थी जिसने तलबा सियासत और जो यूनियन की सियासत है उसके साए में वक्त गुजारा। हर सिस्टम में ख़राबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं, डेफिनेटली उसमें भी थी, लेकिन ख़राबियों को दूर करने का ये तरीक़ा नहीं है कि दरख्त को ही जड़ से उखाड़ दिया जाए, झाड़ झनकार को साफ़ करना चाहिए। हमारी जो तरबियत होती थी, जो हमें कॉन्फिडेंस दिया जाता था, वो आर्गूमेंट की बुनियाद पे, डिबेट से, क्विज़ के ज़रिए और मुबाहिसों के ज़रिए हमारी तरबियत होती थी और वो स्टूडेंट्स यूनियन के ज़रिए तमाम ही होती थी, तंजीमों के ज़रिए तमाम होती थी। उससे जो है कुछ लोग ग्रो करके फिर बाद में आगे आते थे, इसलिए लीडरशिप की क्वालिटी भी कदरे बेहतर थी। वो जब दरख्त ही काट दिया गया तो अब हर तरफ झाड़ झनकार है, माँ बहन की गालियाँ हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो 40-45 साल में एक जो बाग था, जो एक आर्गूमेंट का बाग था, वो अब उजाड़ दिया। एज सिंपल। चलें, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए, पीर को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।